आपका टेनेंट अगर कल बोल सकता है कि आई वोंट लीव, मतलब मैं आपका रूम नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ बात की बात है, लेकिन आपका रूम मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको जो करना है आप करो। वेलकम एवरीवन। फिर हम लोग एक नया डिस्कशन आज करेंगे। आज नया एक सेशन बनेगा और ये जो सेशन होगा, ये सेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ओनर। जो भी प्रॉपर्टी ओनर है हम लोग के इंडिया में, उसमें उन लोगों का क्या क्या चैलेंजेस है, आज वो चैलेंजेस लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के डेट में जो भी प्रॉपर्टी ओनर है वो जब किसी को रेंट देते हैं, मतलब उसका सपोज़ वो उसका 2 स्टोरेड बिल्डिंग है, 3 स्टोरेड बिल्डिंग है, वो चाहता है कि अपना जो खाली जो रूम्स वगैरह है वो चाहते हैं कि उसको फिर रेंट देने के लिए जब वो कोशिश करता है तो बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम लोग सोचा है कि ऐसे एक डिस्कशन करें, एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो जिसमें हम लोग ऐसे जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को हम लोग ढूंढा कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है एक प्रॉपर्टी ओनर को, और वो चैलेंजेस को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं रेट चेक सर्विस की तरफ से, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना स्मूथ प्रोसेस से, कितना विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी फी, एनी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे उसको एक सॉल्यूशन मिल सकता है, अच्छा सॉल्यूशन, वो प्लेटफॉर्म कैसे मिल सकते हैं, कैसे उसको इजीली एक अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम, अच्छा एक प्रोसेस कैसे उसको मिल सकता है, ये सारा कुछ आज के जो सेशन, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मनीष सर है, मनीष सर भी अभी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। तो हम लोग का जो आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं आप इसको अच्छे तरह से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये देखने के बाद आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा आज के डेट में जो भी प्रॉपर्टी ओनर है उसका क्या चैलेंजेस है और उसका क्या सॉल्यूशन मिल सकता है उनको। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मनीष सर प्लीज़ आइए और थोड़ा सा। थैंक यू सौरभ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज का जो सेशन है, जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव है मेन प्रॉपर्टी ओनर का चैलेंजेस, और वो हम लोग कैसे सॉल्यूशन देगा, और स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 जो स्लाइड आएगा अब अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, साथ साथ होगा तो आपको साथ भी मैं जुड़ूंगा। ठीक है, और इसी जगह से जो 12 चैलेंजेस है, ठीक है, कैसे ओवरकम कर सकता है, और प्रॉपरली जो रेट चेक सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे मिल सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही मैं अभी बात करता हूँ, तो आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू। एकदम सो डेफिनेटली मनीष सर ने बोला कि आज जो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो चैलेंजेस के बारे में, जो अभी मैं बोला वो चैलेंजेस एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट किया, और प्रॉपर्टी ओनर्स को जो चैलेंजेस है, मेन जो चैलेंजेस है वो 12 चैलेंजेस है जो हम लोग फाइंड आउट किया, 12 चैलेंजेस है जो हम लोग फाइंड आउट किया, और जो आपने वो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे स्लाइड में कि कौन सा ये चैलेंजेस है। तो एक एक चैलेंजेस मैं रीड आउट करूँगा और उसके बाद उसका मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा एक एक चैलेंज, जो सो आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली चैलेंजेस क्या है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी हम लोग आगे बोलेंगे। सो यहाँ पर देखिए स्लाइड में लिखा है कि रेंटेड प्रॉपर्टी ओनर कॉमन चैलेंजेस, मतलब ये जो 12 है ये बेसिकली कॉमन चैलेंजेस है। ये छोड़ के भी और भी जो 2-4 चैलेंजेस हो सकते हैं जो माइनर चैलेंजेस है, उसको हम लोग यहाँ पर पुट नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा माइनर है। जो मेजर जो चैलेंजेस, जो कॉमन चैलेंजेस है, उस कॉमन चैलेंजेस को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर हम लोग उसको रखा है, तो हाईलाइट किया मेनली। तो ये जो 12 चैलेंजेस है ये हम लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंजेस है कोई भी प्रॉपर्टी ओनर का, जब वो कोई भी रेंट देते हैं, कोई भी टेनेंट रखता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए। तो क्या क्या चैलेंजेस है मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। फर्स्ट है फेक टेनेंट आइडेंटिटी। तो फेक टेनेंट आइडेंटिटी क्या है, मैं छोटा सा जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ कि फेक टेनेंट आइडेंटिटी ये होता है कि वो जो टेनेंट रखते हैं वो टेनेंट का आइडेंटिटी पता नहीं होता है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन नहीं करता है वो टेनेंट कहाँ से आया है, क्या है एग्जैक्टली, उसका क्या आईडी सचमुच सही है नहीं सही है, वो कुछ नहीं देखते। जस्ट वो उसको एक कोई अप्रोच करता है, कोई टेनेंट या कोई ब्रोकर अप्रोच करता है, कोई टेनेंट अप्रोच करते हैं और वो उसको रख लेते हैं, बस इतना। उसका आईडी, उसका एग्जैक्ट आईडी क्या है, उसका क्या है,
वो कुछ नहीं देखते हैं। तो फेक आइडेंटिटी, फेक टेनेंट आइडेंटिटी हो सकता है एक चैलेंजेस। दूसरा चैलेंजेस है पुलिस वेरिफिकेशन मिसिंग, मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो पार्ट है, मतलब एक जो रूल बना है हम लोगों का टेनेंट के लिए, तो उसका वो बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर उनको उसको जानता भी नहीं है। अगर जानता भी है तो उसको अप्रोच नहीं करते, पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं करते हैं और उनको शायद क्यों पता भी नहीं मैंडेटरी चलता। है, क्यों मैंडेटरी और है? ये पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये मैंडेटरी है, आज के डेट में ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये रूल बना दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन आपको करना है। जब आप कोई भी टेनेंट रख रहे हैं आप, तो पुलिस वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। तो ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा आप भी गूगल में जाके आप देखिए, क्योंकि ये अभी नया जो अमेंडमेंट जो नया अमेंड बिल हुआ है, बिल पास हुआ है, उसमें मेंशन किया है कि अभी कोई भी प्रॉपर्टी ओनर जब टेनेंट रखेगा तो पुलिस वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट मिस करता है एक प्रॉपर्टी ओनर, तो वो भी एक फिर चैलेंज बन जाता है बाद में। थर्ड है वीक रेंट एग्रीमेंट। वीक रेंट एग्रीमेंट मतलब क्या है? वीक जो रेंट एग्रीमेंट बनाता है, वो रेंट एग्रीमेंट का बहुत सारे क्लॉज होता है, बहुत सारे मतलब उसमें जो क्लॉज होना चाहिए, जो उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो पार्ट डिफाइन करना चाहिए, वो शायद एग्रीमेंट बना है लेकिन एग्रीमेंट सही नहीं बना है। जो एग्रीमेंट में बहुत सारे लूप होल्स है, एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे क्लॉज दिया हुआ है या नहीं दिया है, जिसमें क्या होता है बाद में वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, बाद में वो चैलेंजेस बन जाते हैं। क्या एग्जैक्टली क्या वीक रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है रेंट डिफॉल्ट। रेंट डिफॉल्ट भी एक चैलेंजेस होता है कि कोई टेनेंट रख लिया एक प्रॉपर्टी ओनर, और वो टेनेंट आपके ठीक टाइम में वो आपको रेंट नहीं दे रहा है या दे नहीं पा रहा है, तो ये भी एक चैलेंजेस है, क्योंकि उसको अर्निंग के लिए वो एक्चुअली टेनेंट को रेंट में दिया था, अभी रेंट का वो पैसा नहीं पा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये फिर चैलेंजेस बन गया, क्योंकि उसका जो रूम है वो रूम उसको ऑक्यूपाई करके रखा है, यूज़ कर रहा है टेनेंट, लेकिन उसके लिए जो मंथली जो रेंट है वो रेंट उसको नहीं मिल रहा है, रेंट तो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मंथ टू मंथ डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो ये भी एक चैलेंजेस है प्रॉपर्टी ओनर के लिए। नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टी डैमेज। प्रॉपर्टी डैमेजेस एक बहुत बड़ा एक मतलब कॉज है, बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है प्रॉपर्टी ओनर के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर का वो जो रूम है, जो भी है, वो सपोज एक रूम दिया है, 2 रूम दिया है, या कुछ एक पूरा फ्लैट दिया है, जो भी दिया है, अभी उसको टेक केयर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेनेंट का है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू मतलब अगर अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से भी देखें, एज पर एग्रीमेंट है, जब तक वो टेनेंट उस प्रॉपर्टी उस प्रीमिसेस में रह रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर्टी को ठीक तरह से मेंटेन करने का। लेकिन क्या करते, बहुत टाइम ऐसे होता है कि टेनेंट ठीक तरह से प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है उसको ठीक तरह से मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर्टी को डैमेज करते। कैसे डैमेज होता है? कभी कलर डैमेज करता है या किसी स्ट्रक्चरल चेंज कर देते हैं, कभी किसी अगर वेल फर्निश्ड फ्लैट हो तो उसमें जो एमिनिटीज़ है एमिनिटीज़ को डैमेज करता है, तो बहुत कुछ हो सकता है डैमेज पर। तो प्रॉपर्टी डैमेज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्रॉपर्टी ओनर के लिए। नेक्स्ट पार्ट आता है इल्लीगल सबलेटिंग। इल्लीगल सबलेटिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैंने सपोज एक्स को मैंने रेंट पे दिया है, तो एक्स को रेंट पे देने के बाद एक्स क्या एक्स वहाँ पर उस रेंट जो प्रीमिसेस मैंने जो दिया था एक्स को कि आप वहाँ पर रहो, वो खुद नहीं रह के किसी और को फिर रेंट दिया, सपोज मतलब वर्बली किसी और को रेंट पे दे दिया, और वो उस जगह पे रह रहे, और वो क्या कर रहे, उसमें वो जो एक्स को जब मैंने रेंट दिया था, एक्स वहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन एक्स उससे ज़्यादा रेंट वाई से लेता है और एक्स को वो देते हैं। ये पार्ट जो है सबलेटिंग का पार्ट है, ये सबलेटिंग का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही रिस्की एक पार्ट है, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है एक प्रॉपर्टी ओनर को। उसके बाद आता है सडन वैकेंसी। सडन वैकेंसी का भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि कोई सडन कोई छोड़ दे सपोज, या बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी नहीं रहना है, मैं निकल जा रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह पे शिफ्टिंग हो गया या दूसरी जगह पे कुछ काम है, तो सडन विदाउट नोटिस एक टाइम फ्रेम होता है 2 months 1 month का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करके वो छोड़ दिया, सडन वैकेंट कर दिया फ्लैट को, तो फिर तुरंत
फिर ऑक्यूपाई करने के लिए, रेंट मिलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ओनर को बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करता है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। तो सडन वैकेंसी होता है। बिल्स और सोसाइटी ड्यूज, जैसे मैंने बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर रेंट, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स ओनर, मतलब कॉम्प्लेक्स का कोई फ्लैट ओनर वो रेंट पे दिया है, तो उसका कोई कॉम्प्लेक्स का खुद का एक क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, बिल होता है, यूटिलिटीज बिल होता है। वो सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली टेनेंट को देना पड़ता है, क्योंकि टेनेंट वो मेंटेनेंस क्यों देगा, क्योंकि एमिनिटीज़ जो है, वो जो कॉम्प्लेक्स का जो एमिनिटीज़ है, लाइक स्विमिंग पूल, लाइक जिम, लाइक इंडोर गेम्स, लाइक कम्युनिटी हॉल, ये यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी ओनर जो रेंट में दिया है जिसको, टेनेंट को, टेनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो टेनेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बिल्स वगैरह जो भी हो उसको देने, मतलब ठीक टाइम से ऑन टाइम देने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए। तो वो नहीं देते कभी कभी, तो वो भी एक चैलेंजेस बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर सोसाइटी का जो कॉम्प्लेक्स का जो सोसाइटी ओनर होता है, सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है या जो भी प्रेसिडेंट वगैरह होता है, वो फिर कॉल करते हैं प्रॉपर्टी ओनर को। प्रॉपर्टी ओनर सपोज वहाँ पर नहीं रहता है, प्रॉपर्टी ओनर कॉल करके बोलते हैं देखिए आपका टेनेंट जो है ये सब बिल नहीं दे रहे। तो ये भी एक चैलेंजेस है। एविक्शन ट्रैवल भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एविक्शन का क्या एक बहुत बड़ा इशू है। ये एविक्शन ट्रैवल क्या है वो मैं बाद में आपको डिटेल शेयर करूंगा। नेक्स्ट होता है नो टेनेंट रिकॉर्ड्स। अभी नो टेनेंट रिकॉर्ड्स मतलब कोई टेनेंट का रख रहे हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो कब से है, क्या है, वो कौन सा मंथ में वो बिल पेमेंट किया, कौन सा मंथ में वो रेंट दिया है, कौन सा मंथ में क्या क्या उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है या मेंटेनेंस बिल दिया है, वो अपना रेंट दिया है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, सब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी और एक चैलेंजेस होता है प्रॉपर्टी ओनर के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, नो टेनेंट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, अनरिलायबल ब्रोकर मतलब क्या है कि जो भी ब्रोकर है वो क्या होता है, रिलायबल नहीं होता है बहुत टाइम, मतलब बहुत ऐसे टाइम होता है कि रिलायबल नहीं होता है। वो ब्रोकर जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, वो वर्बली सारा कुछ काम करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जो ब्रोकर का काम होता है, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करके या एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके, कोई अगर ब्रोकर सचमुच एक अच्छा सा सिस्टम से लेके, सिस्टम थ्रू सिस्टम एक टेनेंट को अगर देते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत इजी होता है प्रॉपर्टी ओनर के लिए। अभी प्रॉपर्टी ओनर डरता है क्योंकि सिस्टम प्रोसेस उसको नहीं होना चाहिए। अभी प्रॉपर्टी ओनर क्या होता है, अनरिलायबल जो ब्रोकर है उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ओनर का थोड़ा सा डर इसलिए लगता है कि प्रॉपर्टी ओनर को पता नहीं होता है कि जो ब्रोकर मुझे टेनेंट दे रहे वो टेनेंट सही है नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर को पता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर ये नहीं जानता है कि ये जो ब्रोकर दे रहे मुझे, टेनेंट जो दे रहे वो सचमुच सारा कुछ वेरीफाई करके मुझे दे रहे नहीं दे रहे, क्योंकि उसका पॉसिबल नहीं है सारा कुछ वेरीफाई करना। तो ये भी हमेशा होता है, और वो प्रॉपर सिस्टम भी फॉलो नहीं करते वो ब्रोकर। तो ये भी एक इशू है। नेक्स्ट होता है लीगल कन्फ्यूजन। बहुत सारा लीगल कन्फ्यूजन हो सकता है प्रॉपर्टी ओनर के चैलेंजेस में, बहुत सारे लीगल कन्फ्यूजन हो सकते हैं। वो लीगल कन्फ्यूजन क्या है वो जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ये 12 जो चैलेंजेस उसमें हम लोग डिटेल में क्लियर करेंगे। तो अभी जो हम लोग जो 12 चैलेंजेस हम लोग डिस्कस किए प्रॉपर्टी ओनर का जो जितना भी चैलेंजेस है, कॉमन चैलेंजेस जो 12 चैलेंजेस है, ये 12 चैलेंजेस को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, रेट चेक सर्विसेज का एक सिंपल सॉल्यूशन, 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन से हम लोग ये जितना भी चैलेंजेस अभी बोला है, टोटल 12 जो कॉमन चैलेंजेस है, उस कॉमन चैलेंजेस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन में। ये क्या है, एक सिंपल फंडामेंटल एक बेसिक सा एक प्रोसेस है। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिस्टिंग। ठीक तरह से अगर प्रॉपर्टी लिस्टिंग करें तो उसमें नेगेटिव कुछ ना आएगा नहीं है। प्रॉपर वेरीफाइड प्रॉपर्टी लिस्टिंग अगर होगा, प्रॉपर्टी लिस्टिंग नंबर 1 इसमें, इस स्टेप में। नंबर 2 टेनेंट वेरिफिकेशन, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेनेंट वेरिफिकेशन इज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आज के डेट में। टेनेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं होगा तो आपका जो भी मैं 12 चैलेंजेस अभी बोला उसमें मैक्सिमम चैलेंजेस तो टेनेंट वेरिफिकेशन के वजह से ही होता है। मतलब टेनेंट वेरिफिकेशन ना करने के लिए वो ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो टेनेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेनेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो जितना भी 12 चैलेंजेस प्रॉपर्टी ओनर के है, वो 12 चैलेंजेस में मैक्सिमम चैलेंजेस वहीं पर कट हो जाता है। नंबर 3 रेंट एग्रीमेंट। अगर रेंट एग्रीमेंट सही हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रेंट एग्रीमेंट सही हो
तो जितना भी प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट के बीच में या ब्रोकर के बीच में जो भी कन्फ्यूजन होता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो वर्बल कम्युनिकेशन के वजह से वो नहीं होगा। अगर प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट अगर बना के अगर आपको टेनेंट आप लेते हो या जो भी प्रॉपर्टी ओनर या ब्रोकर वो टेनेंट रेंट एग्रीमेंट बना के देते हैं, अगर सही तरह से रेंट एग्रीमेंट बनता है विथ प्रॉपर क्लॉजेस, तो उसमें फिर ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रेज नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंट एग्रीमेंट, ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जितना भी मैंने अभी स्टेप बोला ये सारा कुछ रेट चेक सर्विसेज को देंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। जो सिंपल सी ये सब सॉल्यूशन आपको एक सिंगल क्लिक में एक आपको प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। फोर्थ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अभी मैंने बोला कि टेनेंट का जो रिकॉर्ड नहीं होता है, क्या है वो बिल पेमेंट, क्या है ट्रांजैक्शन, क्या क्या है, जो भी है सारा कुछ उसमें पूरा मेंशन रहता है उस डैशबोर्ड में। जो प्रॉपर्टी ओनर को दिखाता है, प्रॉपर्टी ओनर देख पाता है क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या दिया है, क्या रिकॉर्ड है, कितना मंथ से वो रह रहे, सारा डिटेल्स उसमें सही तरह से रहता है। तो ये सारा कुछ ये जो चार जो स्टेप है, ये 4 स्टेप का एक हम लोग बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं रेट चेक सर्विसेज से। और ये अगर 4 स्टेप अगर ठीक तरह से फॉलो किया जाए तो ये जो 12 चैलेंजेस का जो बात किया है वो 12 चैलेंजेस इजीली वो खत्म हो जाएगा, वो 12 चैलेंजेस नहीं रहेगा अगर ये सिंपल 4 स्टेप अगर हम लोग फॉलो करते हैं। तो अभी अगर कोई भी चाहते हैं कि हाँ मुझे भी ये सिंपल स्टेप लेना है, मुझे भी ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है और रेट चेक सर्विसेज का ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज उनको चाहिए, तो डेफिनेटली प्लीज़ हम लोग के साथ कांटेक्ट कीजिए। थ्रू मेल कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग का जो हेल्पलाइन है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको अब वीडियो के नीचे जो आपको कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं। तो हम लोग का जो टीम है, टीम आपके साथ बात करेंगे, टीम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और सारा कुछ आपको ईजिली, बहुत ईजिली आपको समझा देंगे कि कैसे क्या करना है, और हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। और आपका जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंजेस मैंने बोला है, वो चैलेंजेस ईजिली रिमूव हो जाएगा, कोई भी चैलेंजेस से नहीं रहेगा। तो आप ईजिली आप यहाँ पर हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और ईजिली इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, जो भी चैलेंजेस मैंने बोला। अच्छा, अभी यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ सकता है, कैसे? मान लीजिए ऑलरेडी टेनेंट उसको घर में एंट्री कर लिया, तो वो की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट उसको मिल सकता है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी ओनर, मैं टेनेंट, ठीक है, अभी मेरा क्या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ओनली चाहिए, ठीक है, एक ही मिल सकता है, तो ये मिल सकता है, हाँ ये मिल सकता है। अभी मान लीजिए जो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट जो है 2 टाइप का एग्रीमेंट है, माने स्टैम्प पेपर के साथ भी एग्रीमेंट होता है, बट अभी तो मैंडेटरी स्टैम्प पेपर के साथ ही करना है, क्योंकि जो रूल गवर्नमेंट लागू किया, तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट तो नहीं होगा। तो मान लीजिए बाद में टेनेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, बाद में प्रॉपर्टी ओनर चाहेगा वो भी करा सकता है। तो मतलब एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी ओनर, उसको अंदर कोई किराएदार है, वो यदि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट उसका एप्लीकेशन चाहिए तो वो ले सकता है, ठीक है। तो अब बाकी जो भी बात है थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अभी हाँ राइट, मनीष सर ने जो बताया सही बात है कि सपोज किसी का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, ये राइट है, किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑलरेडी तो मैंने एक टेनेंट रख लिया, मैंने टेनेंट रख लिया, लेकिन ये सब तो प्रोसेस नहीं किया। बहुत हो सकता है ना कि टेनेंट वो ऑलरेडी 1 महीने 2 महीने हो गया कि वो टेनेंट ऑलरेडी दे दिया, उस रूम को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर दिया, तो तब वो क्या टेनेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं फर्स्ट? यस, वो तब भी टेनेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग के साथ वो कांटेक्ट करें तो टेनेंट का जितना भी चेक्स है, जो इंपॉर्टेंट चेक्स है उसका वो हम लोग करेंगे, तो टेनेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। एग्जिस्टिंग जो आपका टेनेंट है उसका टेनेंट वेरिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं, मतलब कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल से आपको जो टेनेंट है, टेनेंट का सिंपल इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करवाना है, तो हम लोग प्रॉपरली उसका वेरिफिकेशन करके आपको दे सकते हैं। नंबर 2, अगर आपने 2 महीने हो गया लेकिन रेंट एग्रीमेंट नहीं बना,
तब भी आप रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेंट एग्रीमेंट आज के डेट में मैंडेटरी है, आपको पता है। और रेंट एग्रीमेंट जो है ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। रेंट एग्रीमेंट आज के डेट में 2 चीज़ करना है। एक होता है कि रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। 11 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा। और आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसका 12 मंथ्स का क्यों एग्रीमेंट नहीं होता है। इसलिए अलग एक फुल वीडियो मिल जाएगा रेंट। हाँ, वो थोड़ा सा मैं टच कर देता हूँ। 11 मंथ्स का एग्रीमेंट इसलिए होता है कि 11 मंथ्स का जो एग्रीमेंट होता है वो आप 10 रुपीज़ का 20 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर में आप उस एग्रीमेंट को मतलब उस ड्राफ्टिंग को आप करके एक नोटराइज एक मतलब नोटरी करके एक एडवोकेट्स का सिग्नेचर होने से वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड हो जाता है। लेकिन वो वैलिड रहता है 11 मंथ्स तक। 11 मंथ्स तक वो वैलिड रहता है। वो नोटरी वाला जो एग्रीमेंट का मैंने बात किया 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में जो स्टैम्प पेपर के ऊपर जो एग्रीमेंट होता है, जो ड्राफ्टिंग होता है। अभी अगर कोई चाहता है कि मैं 3 साल का एग्रीमेंट बनाऊंगा या मोर देन 11 मंथ्स का बनाऊंगा, तब क्या होगा, तब उसको नोटरी एग्रीमेंट नहीं चलेगा, तब उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। तब उसका जो एग्रीमेंट है वो रजिस्ट्री करना पड़ता है। ये एज पर लॉ उसको तब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेंट एग्रीमेंट जो है वो भी आप करा सकते हैं। अगर कोई टेनेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसमें आप जहाँ जब से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी रेंट एग्रीमेंट बनाना है, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, तो वो हम लोग हेल्प करेंगे आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए। जो क्लॉजेस विदिन फ्यू मिनट के अंदर रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन विदिन फ्यू मिनट्स ऑनलाइन आपको उसका रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर आपको मिल जाएगा। आपका और आपका टेनेंट के बीच में क्या क्या कंडीशन क्या क्या क्लॉजेस है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, विथ नोटराइज्ड एग्रीमेंट मिल जाएगा। नंबर 4 जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये भी आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का पूरा फैसिलिटीज़ पूरा फंक्शन आपको मिलेगा। जो मैंने बोला है, जो रिकॉर्ड जो डैशबोर्ड जिसमें आप प्रॉपर चीज़ सारा कुछ देख सकते हैं, वो सारा कुछ आप एग्जिस्टिंग जो आपका टेनेंट है उसके बाद भी आप ये सर्विस आप ले सकते हैं और इस सर्विस का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। हम लोग अभी मैंने जो 12 चैलेंजेस प्रॉपर्टी ओनर्स को जो चैलेंजेस है वो मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया है, एक समरी दिया है कि 12 चैलेंजेस कॉमन चैलेंजेस क्या है और उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किया है ये 12 चैलेंजेस। जो चैलेंजेस बहुत इतना बड़ा हो सकता है कि आपको बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ता है। तो क्या क्या ये चैलेंजेस है इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे 1 बाय 1। लेकिन आपको याद रखना है ये 12 चैलेंजेस जो हम लोग बात करेंगे वो 12 चैलेंजेस का सॉल्यूशन रेट चेक सर्विसेज का एक 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन से सारा प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें 12 जो प्रॉब्लम है ये चैलेंजेस है ये 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा और डेफिनेटली पूरा वीडियो जब देखेंगे आपका ये चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस है इसको इन डेप्थ आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली चैलेंजेस क्या होता है क्या। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चैलेंजेस है 12 जो चैलेंजेस है उसमें नंबर 1 चैलेंज जो है वो है टेनेंट आइडेंटिटी नॉट क्लियर। लिखा है देखिए टेनेंट आइडेंटिटी नॉट क्लियर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं आप देखिए नीचे लिखा है कि फेक आधार और पैन कार्ड, मतलब जो वो आधार कार्ड पैन कार्ड जो दे रहे वो सही नहीं है, वो कुछ गलत, वो कुछ मैनिपुलेटेड मैन्युफैक्चर्ड आधार कार्ड पैन कार्ड वो शो कर रहा है दे रहा है जो जिसका कोई ऑथोराइजेशन नहीं है, जिसका कोई ऑथोराइज्ड वो पैन कार्ड नहीं है, ऑथोराइज्ड वो आधार कार्ड नहीं है, ऐसे वो आधार कार्ड दे रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे एक फेक आधार कार्ड और पैन कार्ड वो शेयर कर सकते हैं जो चैलेंजेस बन सकते हैं एक प्रॉपर्टी ओनर के लिए। दूसरा लिखा है देखिए रॉन्ग परमानेंट एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस वो दिया है वो एक्चुअल परमानेंट एड्रेस नहीं है, मतलब वो परमानेंट एड्रेस रॉन्ग है, उस परमानेंट एड्रेस में कोई तब वो था ही नहीं कभी हो सकता है, तो उसमें भी चैलेंजेस आता है। तो रॉन्ग परमानेंट एड्रेस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एक क्राइटेरिया है फॉर प्रॉपर्टी ओनर का। और प्रॉपर्टी ओनर के ये चैलेंजेस होता है क्योंकि बाद में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो जो परमानेंट एड्रेस वो बोला था उस परमानेंट एड्रेस में जाके देखा कि वहाँ पर ऐसे कोई आदमी रहता ही नहीं था कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। नंबर 3 नो बैकग्राउंड क्लैरिटी, कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा तो बैकग्राउंड क्लैरिटी तो नहीं आएगा। तो डेफिनेटली नो बैकग्राउंड क्लैरिटी। तो ओनर डजंट नो
who is actually staying. It is very important. मैं इस लाइन को फिर से और एक बार रीड आउट कर रहा हूँ. ओनर doesn't know who is actually staying. तो ये तीन चीज़ जो मैंने बोला, अगर ये तीन चीज़ का अगर हम लोग वेरीफाई नहीं करते तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग किसको रेंट दिया है एक्चुअली. हैं, वो एक घोस्ट के तरह रह रहा है, उसको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो एक्चुअली कल क्या करने वाला है, परसों क्या करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा और आपको ट्रेस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली आप किसको रेंट दिया है आपको खुद भी पता नहीं, खुद को ही पता नहीं. और वो जब कुछ कांड करके या कुछ प्रॉब्लम करके जब निकल जाएगा तब आप उनको ट्रेस नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क, सेफ्टी इशू, लीगल ट्रैवल, पुलिस इंक्वायरी, ये रिस्क आपको आएगा. इसमें देखिए सेफ्टी इशू, एक तो आपका सेफ्टी इशू हो रहा है आपका घर का, क्योंकि वो आपका घर है. नंबर 2 लीगल ट्रैवल में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जब होगा, जब वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपको वो प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा. एंड नंबर 3 पुलिस इंक्वायरीज, जो पुलिस इंक्वायरी को फेस आपको करना पड़ेगा. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द 12 चैलेंजेस. नंबर 2 देखिए, जो 12 चैलेंजेस के बात किया वो नंबर 2 है नो पुलिस वेरिफिकेशन डन. तो नो पुलिस, मैंने अभी बोला कि एज पर रूल, एज पर लॉ, अभी पुलिस वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर टेनेंट. और इसके लिए जो सिटीजनशिप पोर्टल है उस पोर्टल में जाके भी हम लोग कर सकते हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन. ऑफलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है. कौन टेनेंट रह रहा है उसका इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना पड़ता है, पुलिस उसको इंक्वायरी करता है, पुलिस उनको बुलाता है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए. लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर जो है ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता है. और इसके लिए क्या करते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, टेनेंट अवॉइड्स पुलिस वेरिफिकेशन. टेनेंट हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन अवॉइड करता है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है. टेनेंट बोलता है नहीं वो छोड़ दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरत नहीं है, आपको तो मैं दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो जो भी मंथली रेंट जो भी बोला मैं पे कर रहा हूँ. नहीं, जितना भी मंथली रेंट आपने फिक्स किया है कीजिए, लेकिन ये पुलिस वेरिफिकेशन डेफिनेटली ज़रूर कीजिए. ये पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन, विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन अगर आप किसी को रख रहे तो रिस्क आपके तरफ से जा रहा है, उनके तरफ से नहीं. सेकेंड, ओनर थिंक्स ब्रोकर विल मैनेज. ओनर को ये लगता है कि ब्रोकर ये काम करके देंगे या ब्रोकर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ब्रोकर के ऊपर ब्लेम दे देंगे. नहीं, ब्रोकर के ऊपर सिर्फ ब्लेम देने से नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बोलेंगे पुलिस को कि नहीं मुझे तो पता नहीं था, वो तो ब्रोकर ने मुझे दिया था, मुझे लगा था कि ब्रोकर ऑलरेडी पुलिस वेरिफिकेशन करके दिया. नहीं, आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते. इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस पुलिस वेरिफिकेशन. ये ब्रोकर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है. ब्रोकर आपके लिए कर सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ यू ब्रोकर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपका और टेनेंट का करवा सकता है, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ड्यूटी होता है इस पुलिस वेरिफिकेशन को करवाना. सो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते. आप ये सोच नहीं सकते कि ब्रोकर मैनेज कर लेंगे, ब्रोकर के ऊपर ये ब्लेम कर देंगे, ब्रोकर के ऊपर वो दोष दे देंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं. नंबर 3, ओल्ड टेनेंट्स नेवर वेरीफाइड. मतलब जो भी ओल्ड टेनेंट्स होता है वो कभी भी वेरीफाइड नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत साल उससे रह रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल से रह रहे हैं, तो लगता है कि चलो वो वेरीफाइड नहीं करते तो चलेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी रह रहे हैं. नहीं, तब भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वो अगर 10 साल भी आपके घर पे रह रहे हैं तब भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहिए. ऐसा नहीं कि 10 साल में वो कुछ नहीं किया तो 10 साल के बाद वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है. तो इट इज़ वेरी मच क्लियर. तो हम लोग ऑलरेडी 12 जो चैलेंजेस है, 12 चैलेंजेस है, ऑलरेडी दो चैलेंजेस हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड स्लाइड फॉर थर्ड चैलेंजेस. थर्ड क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है बहुत अच्छे से, फेक और इनफॉर्मल रेंट एग्रीमेंट. तो रेंट एग्रीमेंट जो है वो एक फेक और इनफॉर्मल रेंट एग्रीमेंट. इसमें क्या है कि एग्रीमेंट मेड ऑन स्टैम्प पेपर बट नॉट रजिस्टर्ड. मैंने जब बोला कि एक एग्रीमेंट वो स्टैम्प पेपर में तो बना लिया लेकिन उसको नोटराइज नहीं किया है, वो नोटराइज अगर नहीं होगा तो वो इनवैलिड है. एक स्टैम्प पेपर में, सिर्फ एक स्टैम्प पेपर में अगर आप एग्रीमेंट करते हो और कल कुछ हो जाता है तो आप वो कोर्ट में फिर उसको लेके चैलेंज नहीं कर सकते हो, उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो एडमिसेबल नहीं होता है कोर्ट में. सो रजिस्टर्ड होना चाहिए. रजिस्टर्ड कैसे रजिस्टर्ड, अगर
लेस देन 12 मंथ्स हो तो नोटराइज्ड एग्रीमेंट, मोर देन 12 मंथ्स हो तो प्रॉपर रजिस्ट्री, जैसे सेल एग्रीमेंट होता है, जैसे दूसरा एग्रीमेंट होता है, ऐसे रजिस्ट्री करना पड़ता है रजिस्ट्री ऑफिस से। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट जब बनेगा सिर्फ स्टैम्प पेपर से होने से नहीं चलेगा, उसको रजिस्टर्ड होना भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, रॉन्ग रेंट अमाउंट मेंशन, मतलब जो रेंट अमाउंट दिया है एग्रीमेंट में वो मेंशन रॉन्ग मेंशन हुआ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंजेस है, तब उसको ठीक करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। नंबर 3, रॉन्ग टेनेंट नेम। अभी ये बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैंने क्या किया, सपोज एक्स के नाम के जगह मैंने एक एक्स के नाम, सपोज एक नाम में बोल देता हूँ, सपोज है अनिमेश कुमार, अनिमेश कुमार के जगह मैं दे दिया गलती से सपोज संजय कुमार। तो संजय कुमार का जब नाम आएगा अनिमेश कुमार के जगह पे और एग्रीमेंट बन गया, तो बाद में अगर कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है तो अनिमेश कुमार बोलेगा कि मेरे साथ कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट बनाया था संजय कुमार, और संजय कुमार को मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि तो मैं तो संजय कुमार नहीं हूँ, मैं तो अनिमेश कुमार हूँ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉन्ग टेनेंट नेम। और नेक्स्ट, नो लीगल वैलिडिटी। नो लीगल वैलिडिटी मतलब जिसके फॉर्मल, अगर इनफॉर्मल एग्रीमेंट में इनफॉर्मल एग्रीमेंट अगर बनेगा तो उसमें लीगल वैलिडिटी नहीं होगा। तो नो लीगल वैलिडिटी मतलब आपको उसमें कोर्ट को एडमिसिबल नहीं करवा सकते हो, पुलिस आपका वो रेंट एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं मानेगा, और कोर्ट में भी आप जब जाओगे तो वो फिर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट वो एडमिसिबल नहीं होगा, तो इसका लीगल वैलिडिटी नहीं होगा। तो इसमें रिस्क क्या होता है, कोर्ट केस बिकम्स वीक फॉर ओनर, मतलब ओनर के लिए वो कोर्ट केस बहुत वीक हो जाता है, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होता है तब, तो क्या देगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। बहुत बहुत अच्छा से आप इसको कन्वे किया। सिर्फ मैं थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, ठीक है। जो एग्रीमेंट मेड ऑन स्टैम्प पेपर बट नॉट रजिस्टर, आप बहुत अच्छे से बताए। और जो 2025 के अंदर जो रूल आया, तो यहाँ पे विदाउट माने ऑनलाइन स्टैम्प पेपर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, और 60 डेज के अंदर जो स्टेट के अंदर जो रजिस्टर है, ठीक है, तो उसी जगह से ओनर का स्टैम्प पेपर का जो एग्रीमेंट हुआ उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, मैंडेटरी, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा से आप इसको डिस्कस किया। तो जो थोड़ा सा अच्छा नेक्स्ट जो 4 नंबर जो पॉइंट है वो है रेंट डिफॉल्ट एंड पेमेंट डिटेल्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स। इसमें क्या होता है, क्या हो सकता है, टेनेंट पेज लेट एवरी मंथ, मतलब जो भी उसका पेमेंट डेट है, सपोज उसका पेमेंट डेट है 5th ऑफ एवरी मंथ, तो 5 तारीख को नहीं दे के वो सपोज दे रहे 15th को, सपोज दे रहे 20th को, तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लाइबिलिटीज होता है ओनर को, प्रॉपर्टी ओनर को, जो जिसको अगर 5th को अगर उसको रेंट मिलता है तो वो रेंट लेके वो किसी और दूसरी जगह पे, उसका भी लाइबिलिटी है, वो दूसरी जगह पे वो शिफ्ट कर सकता है, उसको वो मनी को, वो अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उस अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है ड्यू टू वो लेट पेमेंट करता है, एवरी मंथ वो अगर लेट पेमेंट करता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। नंबर 2, एक्सक्यूजेस लाइक जॉब लॉस, कैश इश्यूज। यस, ये बहुत कॉमन एक इश्यूज होता है कि मेरे पास जॉब नहीं है अभी, मैं कैसे आपको पेमेंट दूंगा, मैं खुद जो डे टू डे मेरा जो लाइफ का है वही मैं चला नहीं पा रहा हूँ, तो आपको कैसे मैं रेंट दूंगा, मेरे पास कैश का इशू हो रहा है, मैं जितना भी मेरे पास रेंट इनकम अर्निंग आ रहा है वो मेरा खर्चा हो जा रहा है आपको, इसीलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ, 2 महीने 3 महीने के बाद मैं दे दूंगा, ये सब बोलते हैं, ये सब एक्सक्यूजेस होता है। तो ये सारा कुछ एक्सक्यूजेस में आता है, और ये एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होता है। एक टेनेंट के पास बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस हो सकता है, जिस एक्सक्यूजेस से बहुत वजह से आपका जो मतलब अर्निंग हो, वो अर्निंग आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेस होता है प्रॉपर्टी ओनर के लिए। नेक्स्ट, नो रिटर्न पेमेंट टर्म्स। अभी नो रिटर्न मतलब एग्रीमेंट में अगर पेमेंट टर्म्स ठीक तरह से लिखा नहीं होगा तो फिर ये चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब भी आप रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आप बनाएंगे, तब ये पेमेंट टर्म्स अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा।
मतलब उसमें जो भी क्लॉज होगा वो क्लॉज बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंशन करना पड़ेगा, और वो अगर पेमेंट टाइम पे ना दे, वो अगर पेमेंट ना करे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी आपको मेंशन कर देना पड़ेगा उस रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में। इसमें रिस्क क्या होता है, मंथली कैश फ्लो डिस्टर्ब। तो मैंने अभी बोला कि जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका जो मंथली कैश फ्लो है वो जैसे एक प्लानिंग करता है कि मुझे ऐसे ऐसे चलाना है, तो ऐसे मुझे एक मतलब वो जो एक गोल शीट बनाता है या वो जो एक फिनेंशियल एक प्लानिंग बनाता है, वो प्लानिंग घट जाता है, मतलब वो प्लानिंग मंथली बजट जो होता है, मंथली बजट में वो ट्रबल आ जाता है, वो ठीक तरह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है क्योंकि कैश फ्लो ठीक तरह से नहीं आता है। तो दिस इज द थिंग। नंबर 5, 12 challenges में दिस इज द 5 पॉइंट, प्रॉपर्टी डैमेज आफ्टर पोजेशन। तो मतलब प्रॉपर्टी डैमेज आफ्टर पोजेशन मतलब पोजेशन लेने के बाद, पोजेशन मतलब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोल देता हूँ। जब एक टेनेंट कोई रूम आप उनको देते हैं, मतलब एज पर रेंट आप देते हैं, तो टेनेंट तब उस रूम को पॉजेस कर लेते हैं, मतलब पोजेशन में ले लेते हैं। मतलब तब तक मतलब 11 मंथ जितना मंथ का वो एग्रीमेंट होता है उस टाइम तक उस रूम का वो पोजीशन, उसका राइट टाइटल आ जाता है, मतलब टाइटल नहीं है, राइट एंड इंटरेस्ट आ जाता है उस पोजीशन का, मतलब वो एक पोजीशन लेते हैं। और क्योंकि उस टाइम में आप बोल नहीं सकते हो कि नहीं आपको ये नहीं कर पाओगे, आप रूम पे ये नहीं कर पाओगे। जो आपको एग्रीमेंट में है, जो आपको एग्रीमेंट में क्लॉज है, वो क्लॉज के बाहर वो कुछ भी कर सकते हैं आप उनका रूम पे, मतलब वो जो रूम वो अभी लिया है टेनेंट वो कर सकता है। लेकिन पोजीशन के बाद आप नहीं बोल सकते कि नहीं आपको रात 10 बजे के बाद आप आ नहीं पाओगे, या आप रूम पे 3 आपका रिलेटिव नहीं आ, 4 रिलेटिव आ रहे हैं, आप बोल नहीं सकते कि नहीं आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब क्लॉज तो आप दिया नहीं है, तो बाद में आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो पोजीशन में ले लिया है। तो दिस इज द थिंग। अभी पोजीशन में लेने के बाद क्या होता है, ब्रोकन फिटिंग्स। तो वो क्या हो सकता है कि वो जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फैन वगैरह जो भी आपने दिया है, या आपका जो प्लम्बिंग का कुछ भी चीज़ वो डैमेज कर दिया, वो प्रॉब्लम वो लीकेज कर दिया, वो बहुत सारा इशू होता है, वो ठीक तरह से मेंटेन नहीं करता है, पानी को ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करते, पानी को मतलब पानी का जो टैप है, जो फॉसेट है, उसको छोड़ के चला जाता है। बहुत सारे से इलेक्ट्रिसिटी का वो एसी चला के फिर चला जाता है, एसी का जो पाइप है, गैस पाइप, उसको ठीक तरह से मेंटेन नहीं करते। बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जिसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं। वॉल डैमेज भी हो सकता है। वो अननेसेसरी बहुत सारे ड्रिल करते हैं, सपोज वॉल पे बहुत सारे ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग जितना आप ड्रिलिंग करोगे उतना आपका वॉल का जो स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो वीक होते जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग वो करते हैं, बहुत सारा वो अगर कुछ ड्रिलिंग करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ अगर बनाना चाहता है, स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहते हैं, तब आपका जो प्रॉपर्टी मतलब जो आपका जो रूम है, जो प्रॉपर्टी है, वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट जो है प्लम्बिंग इशू, जो मैंने बोला प्लम्बिंग इशू कि मैक्सिमम जो टेनेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो प्लम्बिंग इशू करता है, क्योंकि वो ठीक तरह से जो पाइप वगैरह है, आपका वॉशरूम का हो, टॉयलेट का हो, या आपका किचन का हो, जो पाइप्स वगैरह होता है उसको ठीक तरह से मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि सारा चीज़ होता है मेंटेन के ऊपर। वो अगर ठीक तरह से मेंटेन नहीं करेगा तो वो जैम हो जाता है, पाइप जैम हो जाता है, या पाइप के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो आपका पानी ठीक तरह से नहीं आता है, लीकेज होता है पानी का, वो पाइप का जो फट जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, और ये डैमेज आपका ही फाइनली आपका प्रॉपर्टी का ही डैमेज होता है। नेक्स्ट, ओनर फाइंड्स डैमेज ओनली आफ्टर टेनेंट लीव्स। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि ये डैमेज पहले तो टेनेंट नहीं बोलता है, टेनेंट उसको मैनेज करके चल जाता है। अभी छोड़ने के टाइम में वो जब छोड़ के चला जाता है, तब जब ओनर आता है देखने के लिए, तब पता चलता है कि ये डैमेज करके ऑलरेडी वो चला गया। तो इसीलिए लिखा है ओनर फाइंड्स डैमेज ओनली आफ्टर टेनेंट लीव्स। टेनेंट जब छोड़ के चला जाता है तब उनको पता चलता है कि इतना डैमेजेस होके चला गया। तो रिस्क क्या होता है, रिपेयर कॉस्ट कम्स फ्रॉम द ओनर पॉकेट, मतलब जो भी रिपेयर कॉस्ट है वो ओनर के पॉकेट से देना पड़ता है। तो दिस इज द थिंग। सो नंबर 6, सबलेटिंग विदाउट परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबलेटिंग विदाउट परमिशन, टेनेंट गिव्स रूम टू अदर्स। मैंने जो बोला अभी मैंने डिस्कस किया था। तो सबलेटिंग का मतलब मैंने एक रेंट लिया हो, मैंने एक किसी पर्सन से रेंट लेके मैं खुद वहाँ पर नहीं रह रहा हूँ, मैं किसी दूसरे को मैं रेंट पे दिया हूँ। अभी किसी दूसरे को जब मैं रेंट पे दिया, सपोज मैंने रेंट लिया आपसे, सपोज आप एक प्रॉपर्टी ओनर हो, आपसे मैंने रेंट लिया, आपका मेरा जो एग्रीमेंट बना है वो है मैं आपको हर मंथ 20,000 आपको पेमेंट करूँगा। ये है मेरा
मेरे साथ आपका एग्रीमेंट। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने उस रूम को किसी और को या किसी 4-5 लोगों को एक साथ दे दिया वही रूम, और मैंने बोला कि भाई आप 4-5 लोग एक साथ रहो, आप मुझे 50,000 पेमेंट करो। तो अभी 5 लोग अगर रह रहे तो 50,000 मुझे दे रहे, तो एक एक को 10,000 पड़ रहा है। अभी मैं 20,000 का एक फ्लैट ले लिया आपसे, 3 BHK 3 बेडरूम का एक फ्लैट ले लिया, और 5 बैचलर लड़का को मैंने 50,000 बोला, टोटल अमाउंट 50,000, पर हेड 10,000 करके मुझे चाहिए। तो मैं क्या किया, मेरा इनकम हो रहा है 50,000, और मैंने क्या किया, मैंने 20,000 जो ओनर है, मेन ओनर है जो आप है, आपको मैं 20,000 दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या किया, मैं फिर सबलेटिंग कर दिया। सबलेटिंग क्या किया, मैंने 50,000 अर्निंग करने के लिए मैंने किसी और 5 बैचलर लड़का को मैंने दे दिया, और उसमें से मैं पैसा इनकम कर रहा हूँ। मेरा कितना अर्निंग हो रहा है, 30,000 अर्निंग हो रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलेटिंग। मतलब मैंने आपसे रेंट लेके मैं किसी और को रेंट दिया और उसमें से मैं प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सबलेटिंग। तो इसमें क्या होता है, टेनेंट गिव्स रूम टू अदर्स, मतलब जो मैं मेन टेनेंट वो किसी और को दे दिया रूम। पीजी और शेयरिंग स्टार्टेड सीक्रेटली। यही में अभी पॉइंट बोला कि मैंने लिया है उस 3 BHK रूम, अभी मैं उसमें मैंने पीजी स्टार्ट कर दिया। 5 लड़का को मैंने उसमें दे दिया। मैं बोला कि उसमें लॉजिंग आपका रहेगा, फूडिंग आपका रहेगा, इतना अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। तो मैं क्या स्लाइटली, मतलब मैंने जब लिया था आपके साथ, आपके पास से रूम, वो मैं डोमेस्टिक यूज के लिए लिया था। वो डोमेस्टिक मेरा फैमिली रहेगा, फैमिली उसमें रहेगा, लेकिन मैंने क्या किया, उसको बिजनेस पर एक बना दिया, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट बना के मैंने उसमें पीजी या शेयरिंग बेसिस एक रूम बना के मैंने दे दिया। बेड बना के उसमें रख दिया, 5 अलग अलग बेड बना के मैंने 5 जन को या 6 जन को मैंने दे दिया। एक्स्ट्रा पीपल स्टेइंग इलीगली। तो इसमें क्या हुआ, जब आपके साथ मेरा जब एग्रीमेंट हुआ था, तो आप तो सिर्फ मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, मेरा वेरिफिकेशन क्या है, मेरा सारा कुछ लिया है। अभी मैंने 5 जो दिया हो, 6 लोगों को दिया हो, उनका डेटा आपके पास है ही नहीं, उनका कोई पेपर्स, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ही नहीं। तो आपको पता ही नहीं कि कोई कौन सा स्ट्रेंजर पर्सन आपके घर पे रह रहा है, आपको ही पता नहीं है। तो इसलिए लिखा है कि एक्स्ट्रा पीपल स्टेइंग इलीगली, मतलब ये इलीगली रह रहे हैं, इसका रहने का कोई राइट नहीं है, लेकिन मैंने क्या सबलेट कर दिया, इसलिए वो लोग रह पा रहे हैं, और वो मेरे साथ उनका एक वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है, और वो लोगों से मैं डील कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इसमें रिस्क क्या है, अननोन ऑक्यूपेंट्स प्लस लीगल रिस्क। तो अननोन ऑक्यूपेंट्स हो जाता है इसमें से, और लीगल रिस्क भी होता है, क्योंकि वो 5 जो रहता है, 5 जो शेयरिंग में रहता है, वो कल अगर कुछ करता है तो सारा कॉन्सिक्वेंस, सारा प्रॉब्लम आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि मेन ओनर आप हो, इसीलिए। तो दिस इज द पॉइंट। नंबर 6, टेनेंट सडनली वैकेट्स। यस, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात, टेनेंट सडनली वैकेट्स, मतलब नो नोटिस गिवन। टेनेंट बोला कि कोई नोटिस नहीं दिया, वो अचानक एक दिन बोला कि मुझे छोड़ के मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, या मेरा शिफ्ट हो गया, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं चला जाऊँगा। तो ये बोल के वो छोड़ सकता है, तो विदाउट नोटिस वो छोड़ सकते हैं। हाउस लेफ्ट लॉक्ड, मतलब जो घर है वो लॉक करके, हाँ, वो लॉक करके वो चला गया और वो वापस नहीं आया। ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा केस में होता है। तब आपको पुलिस को फिर इन्फॉर्म करना पड़ता है, पुलिस आके फिर उसको जो लॉक है वो लॉक को तोड़ता है, उसमें कुछ सामान वगैरह है तो सामान वगैरह को उसको नोट करते हैं, सारा कुछ। ये एक बहुत बड़ा लीगल प्रोसीजर में चला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लस रेंट प्लस यूटिलिटी बिल स्पेंडिंग, मतलब जब वो चला जाता है तो जो भी उसका रेंट है, उस रेंट आपको मिला नहीं, प्लस जो यूटिलिटी बिल्स है वो भी पेंडिंग रह जाता है। तो इसमें रिस्क क्या होता है, इनकम लॉस प्लस लीगल फॉलोअप, हेडेक, इतना कुछ, बहुत कुछ हो जाता है। तो दिस इज द थिंग। ओके, नंबर 7, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सोसाइटी ड्यूज अनपेड। यस, ये भी एक चैलेंजेस आता है। मीटर बिल्स अनपेड, मतलब जो आप सपोज उस कॉम्प्लेक्स में नहीं रहता है, आप बोल दिए कि जो भी मीटर का जो बिल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, वो बिल आप पेमेंट करोगे, बोल दिया टेनेंट को। अभी टेनेंट अगर उसका बिल प्रॉपर्ली पे नहीं करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, पेमेंट अगर नहीं होगा, अनपेड होगा, तो कनेक्शन कट करके चला जाएगा। तो ये फिर रिकनेक्शन के लिए आपको फिर पैसा देना पड़ेगा, आपको जो पेंडिंग पेमेंट आपको भरना है, फाइन देना है, फिर से आपको रिक्वेस्ट लेटर करना है कि मुझे कनेक्शन फिर से दो, सारा कुछ करके आपको देना पड़ेगा। सोसाइटी मेंटेनेंस पेंडिंग
पेंडिंग अगर हो गया 3 महीने 4 महीने आपको पता ही नहीं है, तो ये लोग छोड़ के चला गया, तो बाद में पता चला कि सोसाइटी का जो मेंटेनेंस का जो बिल है वो बिल वो लोग पे ही नहीं किया, तो फिर वो पेमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा सोसाइटी को। ओनर गेट्स फाइनल नोटिस, इसमें क्या होता है, ओनर जो है वो फाइनल नोटिस जो है वो उसको मिल जाता है, फाइनल नोटिस मिल जाता है। तो इसमें रिस्क क्या होता है, ओनर पेज टेनेंट्स ड्यूज, मतलब टेनेंट का जो भी ड्यू है वो ओनर का ऊपर लाइबिलिटी आ जाता है, ओनर के रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, और ओनर को ये सारा कुछ भरना पड़ता है, और उसमें कुछ यूज़ भी नहीं किया लेकिन उसको सारा कुछ उसको ऐसे ही देना पड़ रहा है। तो दिस इज द थिंग। नंबर 8, डिफिकल्टी इन टेनेंट एविक्शन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफिकल्टी इन टेनेंट एविक्शन। एविक्शन एक बहुत बड़ा, मतलब अगर आप सपोज कोई टेनेंट को रखा है और प्रॉपर आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, और टेनेंट, लेकिन आपका टेनेंट अगर कल बोल सकता है कि आई वोंट लीव, मतलब मैं आपका रूम नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ बात की बात है, लेकिन आपका रूम मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको जो करना है आप करो। ये अगर प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होगा या एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो ऐसे हो सकता है, और इस टाइम में आप एविक्शन नहीं कर सकते हो। एविक्शन मतलब खाली नहीं करवा सकते हो, एविक्शन मतलब आप उसको खाली नहीं करवा सकते हो लीगली, बहुत प्रॉब्लम होता है खाली करने के लिए। तो टेनेंट रिफ्यूजेस टू वैकेट, मतलब टेनेंट बोल रहा है कि मैं आपका जो घर है ये घर अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे दूसरी जगह कहीं पर जा नहीं पाऊंगा, अभी मैं किसी और जगह पे शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, सो आपके वहीं पर मुझे रहना है, आपके घर पे रहना है, लेकिन आपको पेमेंट भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पेमेंट करूंगा भी तब भी मैं नहीं जाऊंगा, पेमेंट भी ठीक तरह से करता है लेकिन आप नहीं चाहते हो पेमेंट, मतलब पेमेंट लेने के लिए आप नहीं चाहते हो कि और रेंट को बढ़ाने के लिए, तब भी अगर बोलेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉपर अगर एग्रीमेंट ना हो तो। सेकेंड, थ्रेटन्स लीगल केस। डेफिनेटली अभी जो मैंने बताया, अभी वो लोग बोलेंगे कि आपको जो करना है आप करो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी को रेंट दिया है और रेंट अगर सपोज वो आदमी बोल रहा है या जो टेनेंट लिया है, टेनेंट बोल रहे हैं कि मैं आपका जो रूम है या घर है वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप जो भी करना है करो। तो आप जो भी करना है करो, मतलब जो भी आपको लीगल करना है वो आपको सिविल केस करना है, और एक सिविल केस जो आपका सिविल केस करेंगे एविक्शन के लिए, उसका कम से कम 15 ईयर्स से 20 ईयर्स लगता है एविक्शन आने के लिए, मतलब एविक्शन करने के लिए। वो एक दिन का काम नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है वो एविक्शन सूट। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। मैं इसमें इसमें नहीं आएंगे, लीगल जो प्रॉब्लम लीगल इश्यूज में नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे बोलता है, अगर आपने चाहते हो कि थ्रू लीगल प्रोसेस से आप उसको उठाना भी चाहते हो, तो कम से कम 15 से 20 ईयर्स लग जाएगा आपको उसको उठाने के लिए, एविक्शन करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको जब भी आप किसी को टेनेंट कब देंगे, आप एग्रीमेंट प्रॉपर एग्रीमेंट कीजिए। प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो अगर बोलेंगे कि मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, नहीं जाऊंगा, तो आपको वहाँ उसको उठाने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और वो बहुत लॉन्ग टर्म लेंदी प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट, नो रिकॉर्ड ऑफ पास्ट टेनेंट्स। नो रिकॉर्ड ऑफ पास्ट टेनेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, ओनर फॉरगेट्स हु स्टेड अर्लियर, मतलब आप सपोज अभी प्रेजेंट जो ओनर है उसको आप रखा है, उसका सारा कुछ है, लेकिन आपका जो प्रीवियस जो टेनेंट था उसको पता नहीं आपको, मतलब उनका रिकॉर्ड आपके पास है नहीं, उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो सपोज किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ है और पुलिस को पता चला कि वो शायद 1 साल पहले आपके वहाँ पर रहता है, तो आपके वहाँ पर जब वो जाते हैं पुलिस कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तब आप इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाओगे, उसको कोऑपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास भी कोई डेटा नहीं है, आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि आप उनका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रखा है। सो दिस इज द थिंग। तो ओनर फॉरगेट्स हु स्टेड अर्लियर, नो डॉक्यूमेंट सेव्ड, मैंने बोला कोई भी डॉक्यूमेंट आपको उनका सेव नहीं है, तो अगर कोई भी पुलिस इंक्वायरी हो, कोई भी पुलिस कोऑपरेशन चाहता है आपसे, तो आप कोऑपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप दे नहीं पा रहे हो। नंबर 3, पुलिस आस्क ओल्ड टेनेंट डिटेल्स। तो कभी कभी पुलिस पूछता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कि आपसे पहले जो अभी जो टेनेंट है,
हाँ, कुछ रिपोर्ट वो मांगता है, कुछ चीज़ मांगता है, तब आप दे नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ डेटाबेस ही नहीं है, कुछ डिटेल्स ही नहीं है। आप इसीलिए दे ही नहीं पाते, उनको शेयर ही नहीं कर पाते कोई भी इन्फॉर्मेशन। इसमें रिस्क क्या होता है? कॉम्प्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम इसमें रिस्क में आ जाता है। नेक्स्ट, ब्रोकर डिपेंडेंसी विदाउट कंट्रोल। तो ये भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रोकर डिपेंडेंसी विदाउट कंट्रोल। ब्रोकर डिसअपियर्स आफ्टर डील, मतलब जब डील खत्म हो जाता है तो ब्रोकर को आप नहीं, मतलब ब्रोकर कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ब्रोकर को आप नहीं ट्रेस कर पाते हो, क्योंकि ब्रोकर डील होने के बाद ब्रोकर को पैसा मिल गया, कमीशन मिल गया, ब्रोकर भाग गया, ब्रोकर चला गया, तो ब्रोकर को आप ढूंढ नहीं पाते हो। तो ब्रोकर डिसअपियर्स आफ्टर डील। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट पोजीशन, मतलब टेनेंट का एक बार पोजीशन होने के बाद वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर ओनर बोलता है कि आपने जो टेनेंट दिया है वो टेनेंट अच्छा नहीं है, टेनेंट इतना ये कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये देखिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो वो टेनेंट को नहीं जानता था, टेनेंट मेरे पास आया था, मुझे बोला था कि उसका रूम चाहिए, और आपका रूम खाली था, मैंने दिखा दिया, बस वो बोल के वो छोड़ देते। तो इसका कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते एज सच। और थर्ड है, ओनर एलोन फेस टेनेंट्स इश्यूज, राइट। ओनर इस केस में ओनर अकेले ये प्रॉब्लम जो है फेस करता है, इसमें कभी भी ब्रोकर ओनर को सपोर्ट नहीं करते ऐसे प्रॉब्लम में। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है, सारा कॉन्सिक्वेंसेस ओनर को अकेले फेस करना पड़ता है। सो इसमें रिस्क क्या होता है? नो सपोर्ट सिस्टम, मतलब कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, ओनर अकेले पड़ जाता है, ओनर आपको अकेले सारा कुछ संभालना पड़ता है। तो ये पॉइंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, लीगल नॉलेज गैप। लीगल नॉलेज गैप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या होता है ना, लीगल नॉलेज जो है आप इसको ना इग्नोर नहीं कर सकते हो। कोई भी अगर बोले कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे कुछ है, आप बोल नहीं सकते हो, एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। लीगल ऐसे फील्ड है, लॉ एक ऐसे फील्ड है जिसमें आप बोल नहीं सकते हो कि मुझे पता नहीं था, मुझे ये नहीं था। तो क्या होगा ना कि ये एक्सक्यूज या ये नहीं चलता है, लीगल फील्ड पे नहीं चलता है। अगर आप सपोज आपने एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट करवा दिया, हो गया, आप ड्राइव कर रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आप बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट करने के बाद मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट करने के बाद ऐसे कुछ होता है। तो आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपका ये प्राइमरी आपका ड्यूटी है, प्रॉपर जो लीगल नॉलेज है, लीगल नॉलेज रखने का आपका प्राइमरी ड्यूटी है। वो कोई आपको सिखाएगा नहीं, कोई आपको ये ट्रेनिंग नहीं देगा, वो आपको खुद को जानना पड़ेगा। तो आप बोल नहीं पाओगे कि मुझे लीगल नॉलेज है नहीं इस बारे में। तो लीगल नॉलेज का गैप क्या होता है? ओनर डजंट नो टेनेंसी लॉज। यस, टेनेंसी लॉज के बारे में पता नहीं होता है ओनर को, क्योंकि ओनर जानता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली टेनेंसी लॉ क्या होता है, टेनेंसी लॉ का क्या क्या क्लॉजेस है, कितना सेक्शन है टेनेंसी लॉ का, ये उनको पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो इसीलिए हम लोग आपको वो डिलीवरी करेंगे, हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको उसको सॉल्यूशन देंगे। लेकिन आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज ना हो तो आपको टेनेंसी लॉ आपको पता नहीं है, लेकिन आप टेनेंट रखा है, बाद में कल कुछ होगा तो आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज अनक्लियर, मतलब क्या क्या राइट्स है आपका, क्या क्या ड्यूटीज है आपका, ये अनक्लियर है, मतलब आपको पता नहीं है, क्योंकि लीगल नॉलेज है नहीं है। तो एक ओनर के एज ए ओनरशिप राइट, आपका क्या क्या ओनर का राइट है आपको पता नहीं है। कल सपोज बोल रहे कि एक टेनेंट बोल सकते हैं कि नहीं मैंने आपका वॉल तोड़ के कुछ चेंजेस करूंगा। तो आप बोला कि नहीं, कि आप कैसे करोगे, ये तो मेरा रूम है। वो बोला नहीं मैं करूंगा। आप ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी तो मैं इसमें पोजीशन में हूँ, मैं इस रूम को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। लेकिन एज अ टेनेंट वो नहीं कर सकते, और एज ए ओनर आपका राइट है उसको माना करने का, उसके ऊपर आपको केस करने का। तो ये राइट्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और आपका क्या क्या ड्यूटीज है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज एक ओनर को अनक्लियर होता है, उसको पता नहीं होता है। थर्ड है, नोटिसेस एंड फॉर्मेट्स अननोन, मतलब क्या क्या नोटिसेस देना चाहिए, क्या क्या नोटिस, अगर कल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे एक टेनेंट, तो आप एज ए ओनर क्या क्या उसको नोटिस दे सकते हैं, क्या क्या नोटिस आप उनके ऊपर दे, मतलब ये कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कोई भी नोटिस उनको दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको लीगल नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, मेरा क्या ड्यूटीज़ है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा क्या राइट्स है, ये आपको पहले पता होना चाहिए।
तो इसमें रिस्क क्या होता है, ओनर बिकम्स वीक पार्टी, मतलब टेनेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पार्टी हो जाता है। टेनेंट यहाँ पर बहुत बड़ा सोचते हैं कि मैं ही इस मकान का मालिक बन गया, मैं ही इसका सारा कुछ, मेरा ही राइट, मेरा सारा कुछ राइट आ गया। और यहाँ पर क्या होता है, ओनर वीक हो जाता है, ओनर को लगता है मेरा ये घर शायद चला जा रहा है उनके ऊपर। तो ऐसे हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर लीगल नॉलेज ना हो तो। नेक्स्ट, ट्रस्ट इश्यूज विथ न्यू टेनेंट्स। यस, तो ट्रस्ट इशू क्या हो सकता है, फियर ऑफ फ्रॉड हो, आपको लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, मेरे साथ ऐसे हो सकता है, ये आपको हो सकता है, तो फियर ऑफ फ्रॉड एक चीज़ है। फियर ऑफ क्राइम हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कल अगर ये जो टेनेंट है ये कुछ क्राइम करके चला जाता है, अगर चला गया तो क्या करेंगे, तो आपके एक हेडेक रह जाता है आपके ऊपर, आपका एक मतलब आप शांति से आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि आप हमेशा आपको रहेगा कि ये जो मैंने टेनेंट रखा है ये सही है ना, ये कल कोई क्राइम नहीं करेगा ना। फियर ऑफ मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो मिसयूज नहीं करेगा ना, तो ये सब आप सोचते रहोगे। इसीलिए देखो, ट्रस्ट इश्यूज विथ न्यू टेनेंट्स, तो न्यू टेनेंट्स के ऊपर हमेशा एक ट्रस्ट इशू होता है। क्यों ट्रस्ट इशू होता है, क्योंकि आप तो टेनेंट को जानते ही नहीं हो, और टेनेंट को जानने के लिए फिर से मैं बोलूँगा रेड चेक सर्विसेज का अगर वो 4 स्टेप जो स्मार्ट सॉल्यूशन है वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो न्यू टेनेंट का जो भी न्यू टेनेंट है आपको इजीली उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो ये जो यहाँ पर लिखा है कि फियर ऑफ फ्रॉड, फियर ऑफ क्राइम, फियर ऑफ मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, ये कुछ भी नहीं रहेगा। किस लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले तो वेरीफाई कर लिया उस टेनेंट का, आपको सारा कुछ, उसका सारा डेटा आपके पास है, सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप एग्रीमेंट कर लिया, स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट में सारा क्लॉसेस क्लियर है, तो आपको ये सब जो भी पॉइंट है इसमें कुछ में आपको डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप स्ट्रिक्टली सारा कुछ मेंटेन किया है, सारा डॉक्यूमेंट, सारा रिकॉर्ड, सारा एग्रीमेंट आपके फेवर में है। इसमें रिस्क क्या होता है, प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट, तो आपका ये जो फेयर है, इस फेयर की वजह से आप टेनेंट नहीं दे पा रहे हो, नया टेनेंट नहीं दे पा रहे हो, तो आपका प्रॉपर्टी जो है एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहता है, और उसमें जो अर्निंग का जो पॉसिबिलिटी था, अर्निंग का जो स्कोप था, वो स्कोप आपका चला गया। मतलब आपका 1 साल में सपोज उस प्रॉपर्टी से आपका रेंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आ सकता था, वो बंद हो गया, क्योंकि आपका फियर से, क्योंकि आप डरते हो कि मैं अगर कुछ गलत लोगों को दे दिया, अगर कल कुछ हो सकता है तो मैं क्या करूँगा। तो दिस इज द थिंग। सो आई होप 12 पॉइंट्स क्लियर है सबको। मैं 12 पॉइंट्स जितना क्लियर करके चाह कि डिस्क्राइब करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी डिस्क्राइब है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी पॉइंट आपको मिसिंग लग रहा है या स्किप हो गया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या आप पूछ सकते हो, आप हम लोग को कॉल करके, तो हम लोग उसका आंसर दे देंगे। सो हम लोग क्या, यहाँ पर जो स्लाइड है इसमें देखिए लिखा है हाउ रेड चेक सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम्स। यस, जो हम लोग अभी 12 प्रॉब्लम्स, जो 12 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात किया है, उस 12 प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इस सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस किया, ये क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोग डिस्कस किया। अभी क्या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये बात है कि रेड चेक माई टेनेंट सेफ्टी, दिस इज आवर सर्विस, रेड चेक माई टेनेंट सर्विस। इसमें रेड चेक 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन, लिस्ट, पहले प्रॉपरली वेरीफाइड लिस्टिंग करो, आपका प्रॉपर्टी जो है उसका प्रॉपर वे में लिस्टिंग होगा, प्रॉपर वे में सारा कुछ उसमें मेंशन रहेगा लिस्टिंग। देन वेरीफाई, टेनेंट का पूरा वेरिफिकेशन करना है, टेनेंट का क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसका चेक करना है, क्या क्या है, सारा कुछ हम लोग हेल्प करेंगे, क्या क्या चेक करना चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड चेक करने से आपके लिए ईजी होगा उस टेनेंट को रखने के लिए, वो सारा कुछ हम लोग आपको शेयर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपसे। और जो चेक करना इम्पॉर्टेंट है, जो चेक करना बहुत नेसेसरी है, वही चेक आपको करना है वेरीफाई करने के लिए। नंबर 3, साइन। यहाँ पर साइन मतलब एग्रीमेंट होगा टेनेंट और आपके बीच में, मतलब प्रॉपर्टी ओनर के बीच में। तो प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट के बीच में जो प्रॉपर जब एग्रीमेंट बन जाएगा, तब आपका भी एक सुकून मिल जाएगा, आपको भी लगेगा कि मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो करके काम किया है। और इसमें वेरीफाई में एक जो पॉइंट है, जो मैंने बोला पुलिस वेरिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट भी हम लोग सपोर्ट कर देंगे। सो पुलिस वेरिफिकेशन का भी जो प्रॉब्लम है वो भी आपको नहीं रहेगा। 4th जो पॉइंट है मैनेज,
जो अभी हम लोग डिस्कस किया था कि पास्ट जो टेनेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पास्ट टेनेंट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये प्रेजेंट टेनेंट का जो भी ट्रांजैक्शन का जो भी इशू है, उसका जो मेंटेनेंस का बात है, उसका जो रेंट का बात है, कितना दिन से पेंडिंग है, या वो ठीक तरह से पेमेंट नहीं कर रहे नहीं कर रहे, इसका क्या इशू हो रहा है, कैसे उसका सारा कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो आपको पूरा डैशबोर्ड में ठीक तरह से आपको एकदम प्रॉपरली आपको मिलेगा। और आप उसी डैशबोर्ड को देख के आपको लगेगा कि इस टेनेंट का बिहेवियर कैसा है, इस टेनेंट को सब आपको कंटिन्यू करना है, फिर से रिन्यू करना है, एग्रीमेंट नहीं करना है, सारा कुछ आपको उस ट्रांजैक्शन जो शीट है, उस जो ये जो पोर्टल है, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पोर्टल से, इस प्लेटफॉर्म से आपको सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो ये सिंपल सी 4 स्टेप सॉल्यूशन आप अगर फॉलो करेंगे, और ये 4 स्टेप सॉल्यूशन अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, तो हम लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे और ये डिटेल्स में आपको डिस्कस करेंगे, और इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लिस्टिंग कर सकते हो आपके प्रॉपर्टी को, और जैसे जैसे हम लोग आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, ऐसे रिक्वायरमेंट में आपको पूरा हम लोग एक पोर्टल दे देंगे, एक डैशबोर्ड दे देंगे, जिस डैशबोर्ड को फॉलो करके आप सारा कुछ मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें आपका कोई कॉस्टिंग, कोई फिनेंशियल कुछ बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जा रहे हैं 4 स्टेप जो सॉल्यूशन बात है, इसमें नेक्स्ट स्टेप है टेनेंट वेरिफिकेशन बिफोर पोजीशन। मतलब आप जो टेनेंट को आप दे रहे हो रूम, जो चाबी दे रहे हो, चाबी आप एक बार दे दिया टेनेंट को, तो फिर वो चाबी लेके जब वो डोर को ओपन किया, तो फिर उसका पोजीशन में वो आ गया। मतलब चाबी दे दिया, मतलब पोजीशन उसका हो गया उस टेन्योर के लिए, जिस टेन्योर तक उसका एग्रीमेंट हुआ, उस टेन्योर के लिए पोजीशन उसका, उस रूम के ऊपर पोजीशन उसका हो गया। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर पोजीशन क्या करना है आपको, टेनेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरह से करना है। क्या क्या टेनेंट वेरिफिकेशन में आप क्या करोगे? नंबर 1 आईडी वेरिफिकेशन करना है। उसका जो भी आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आईडी है, आईडी वेरिफिकेशन करना जरूरत है। एड्रेस वेरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रॉपर परमानेंट एड्रेस क्या है, उसको वेरिफिकेशन करना है। प्रेजेंट एड्रेस, अगर कुछ लास्ट प्रीवियस एड्रेस है, उसको वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो एड्रेस वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। पुलिस वेरिफिकेशन सपोर्ट, मैंने अभी बोला, पुलिस वेरिफिकेशन सपोर्ट हम लोग कर देंगे। वो पुलिस वेरिफिकेशन सपोर्ट आपको करवाना है, और ये मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि नहीं आप करवा मतलब कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन सपोर्ट आपको करना है। और 4th बैकग्राउंड रिस्क चेक, जो भी बैकग्राउंड रिस्क चेक है वो आपको करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करने के बाद ही आप एक टेनेंट को पोजीशन दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है, यू नो हु इज स्टेइंग बिफोर गिविंग कीज। मैंने बोला कि चाबी देने से पहले आपको पता होना चाहिए आप किसके हाथ में चाबी दे रहे हो। अगर आप ठीक आदमी के पास से मैं इसमें थोड़ा सा मैं को एक छोटा सा एक बोल रहा हूँ कि अगर आप ठीक लोगों को, मतलब ठीक टेनेंट को अगर आप चाबी दे रहे हो, तो वही चाबी फिर आपको वापस मिलेगा। अगर आप गलत आदमी को या गलत टेनेंट को अगर वो चाबी दे रहे हो, तो वो चाबी आपको कभी नहीं मिलेगा। चाबी आपको नहीं मिलेगा मतलब आपका वो रूम भी आपको कभी नहीं मिलेगा। तो सेकंड, डिजिटल रेंट एग्रीमेंट, इसमें क्या है, इस लीगली वैलिड। अब अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सचमुच क्या डिजिटल रेंट एग्रीमेंट वैलिड है? वो तो हम लोग तो ऑफलाइन सारा कुछ रेंट एग्रीमेंट देख चुके हैं, सब लोग तो ऑफलाइन रेंट एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन नहीं, अभी आप लोग 2025 में जो नया जो बिल पास हो, उसमें डिजिटल रेंट एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वैलिड, एब्सोल्युटली एडमिसिबल इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। अगर कोई कोर्ट केस होता है, कुछ अगर लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है, तो वो एब्सोल्युटली वैलिड होता है। सो इट्स लीगली वैलिड। डिजिटल रेंट एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वैलिड बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से ये कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज वैलिड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑफ द लॉ। करेक्ट टेनेंट डिटेल्स आपके पास है, मिल जाएगा। क्या क्या डिटेल्स है? ऑटो सेव्ड ऑनलाइन होगा, इसमें ऑटो सेव्ड हो जाएगा ऑनलाइन। मतलब आपका जो भी डिटेल्स है टेनेंट का, आपका जो भी टेनेंट के रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ऑटो सेव्ड ऑनलाइन होगा। इजी रिन्यूअल एंड टर्मिनेशन, मतलब आप अगर रिन्यूअल करना चाहते हो तो आप रिन्यू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एग्रीमेंट ख़त्म करना है, मुझे और इस टेनेंट को नहीं चाहिए, तो आप इनको टर्मिनेशन भी कर सकते हो। तो इसमें रिजल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, जो बेनिफिट में आपका जो भी आपका फियर है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, वो सारा कुछ चला जाएगा। तो इतना अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल रहा है थ्रू रेट चेक सर्विसेज से। नेक्स्ट,
टेनेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जो मैंने बोला टेनेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का जो बात किया कि मैं जो फोर्थ पॉइंट था हम लोग का स्मार्ट सॉल्यूशन का, टेनेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आपको इतना कुछ डिटेल्स मिलेगा। मैं एक बार जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ, पास्ट टेनेंट हिस्ट्री मिल जाएगा आपको। कभी भी कोई भी अगर पूछे कि अच्छा 10 साल पहले या 5 साल पहले आपके पास कौन सा टेनेंट था, आप बोलिए तो आप बोल के आप जस्ट सिंगल क्लिक में विद इन 1 सेकेंड आप बोल देंगे कि 5 साल पहले मेरे पास ये जो है ये मेरे टेनेंट था, इसका ये डिटेल्स है, इसका घर का एड्रेस ये था, इसका ये यहीं पर काम करता था, सारा कुछ आपका उस सिस्टम में होगा। तो आपका टेनेंट का पास्ट टेनेंट हिस्ट्री आपका सिंगल क्लिक में विद इन 1 to 2 सेकेंड आपको मिल जाएगा। नंबर 2, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो स्टोरेज रहेगा। आप कभी भी उसको फेच कर सकते हो, कभी भी दिखा सकते हो, कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, कभी भी आप उनको किसी पुलिस से अगर चाहते हैं तो आप उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको दे सकते हो, कॉपरेट कर सकते हो। एग्रीमेंट एंड वेरिफिकेशन, ऑनलाइन एग्रीमेंट एंड वेरिफिकेशन होगा। इसमें क्या होगा, आपका कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्रीमेंट हो रहा है तो आपका इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं, कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं, आपको कोई नोटरी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल सी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा और ऑनलाइन आपको कुछ ही मिनट में, कुछ ही ड्यूरेशन में आपको वो चीज़ मिल जाएगा। और वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन जो भी वेरिफिकेशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का होगा। हम लोग आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन करके सारा कुछ जितना भी वेरिफिकेशन करना है सारा कुछ करके आपको देंगे इन वन प्लेस। मतलब एक ही जगह पे आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है, एक ही जगह पे आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है। सो रिजल्ट क्या है, जीरो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेस। मतलब आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन का कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं, मेरा ये डॉक्यूमेंट कहाँ गया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया, फाइल कौन सा फाइल कहाँ गया, कुछ नहीं चाहिए। आपका सिंपल आपके फ़ोन पे वो सारा डॉक्यूमेंट रहेगा, आप सिर्फ एक क्लिक करोगे और सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग। Fourth, property and transaction control. Yes, property and transaction control कैसे करना है वो मैंने बोला। 4 स्टेप सोल्यूशन के लास्ट सोल्यूशन जो है प्रॉपर्टी एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल। इसमें ट्रैक रेंट एग्रीमेंट, आप रेंट एग्रीमेंट को ट्रैक कर सकते हो। सेकेंड, मॉनिटर टेनेंट लाइफ साइकिल। मतलब मॉनिटर टेनेंट लाइफ साइकिल मतलब कि इस जो टेनेंट जो है, सपोज वो 2 साल रह रहा है, 3 साल रह रहा है, 3 साल में उसका लाइफ साइकिल में कैसे है, उसका बिहेवियर कैसे है, उसका कैसे पेमेंट ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, वो कैसे आपका बिल पेमेंट्स कर रहा है, कैसे आपके साथ क्या क्या कम्युनिकेशन, एज पर कम्युनिकेशन वो आपका कमिटमेंट, एज पर कमिटमेंट वो सारा कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा कुछ आपको इस ऐप में आपको पूरा मॉनिटरिंग होगा, मॉनिटरिंग करके आपको दिखाएगा। तो इसमें मॉनिटर होगा टेनेंट लाइफ साइकिल जितना देर तक वो टेनेंट आपके रूम पे रहेगा, आपको पूरा पता चलेगा एग्जैक्टली वो टेनेंट कैसा है, कैसे ट्रांजेक्शन था, अच्छा ट्रांजेक्शन था, बुरा ट्रांजेक्शन था, कैसे था, कौन सा डेट में पेमेंट किया। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज एक टेनेंट आपने रखा है, उस टेनेंट को बोला कि आपको एवरी 5th ऑफ एवरी मंथ आपको पेमेंट करना है, और वो एवरी 5th डे ऑफ दिस मंथ वो आपका रेंट को देते हैं। मतलब जो भी रेंट आपका साथ डिस्कस हुआ है रेंट को पेमेंट करता है। मतलब इट्स अ गुड लाइफ साइकिल। अगर 10 तारीख को दे रहे हैं, 15 तारीख को दे रहे हैं, किसी मंथ पे 20 तारीख को दे रहे हैं, तो आपको ही पता चलेगा कि उसका पेमेंट ट्रांजेक्शन कैसे है। उसका सपोज इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट वो 3 महीने 4 महीने बाद कर रहे हैं, 1 महीने का दे रहे हैं, 2 महीने का दे रहे हैं, मतलब उसका पेमेंट साइकिल ठीक नहीं है। तो आपको सारा कुछ इसमें मॉनिटर होगा। थर्ड, सेंट्रल डैशबोर्ड फॉर ओनर्स। एक सेंट्रल डैशबोर्ड होगा प्रॉपर्टी ओनर के लिए, उसमें सारा कुछ डिटेल्स उसमें मेंशन रहेगा और वो देख के उनका पता चल जाएगा कि कौन सा क्या पेंडिंग है क्या नहीं है, सारा कुछ उसको डिटेल्स में रह जाएगा। सो ये है 4 स्टेप। सो दिस इज द थिंग। अभी ये है कि एक कोई भी ओनर, प्रॉपर्टी ओनर, उसके सपोज 5 प्रॉपर्टी है या 10 प्रॉपर्टी है, तो 10 जगह पे वो रेंट दिया है, तो एक ही सिंगल क्लिक में वो 10 जगह का, एक ही डैशबोर्ड में वो 10 जगह का क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, 10 जगह में क्या क्या हो रहा है, कितना पेमेंट आ रहा है, कितना पेमेंट पेंडिंग है, सारा कुछ उसको मिलेगा। तो उसका मतलब जो भी इतना भी प्रॉपर्टी है वो एट ए स्ट्रेच, वो एट ए ग्लांस वो देख पा रहा है प्रॉपर्टी का डिटेल्स। तो ये बहुत ही ईजी होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो सिंपल जो 4 स्टेप मैंने जो सॉल्यूशन बोला है, 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन रेट चेक सर्विसेज का, ये अभी लेना है, इसलिए लेना है बोल रहा हूँ कि अगर आप ये लेते हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली जो हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ करके आप इफेक्टिवली आप अच्छा टेनेंट ढूंढ पा रहे हो, अच्छा टेनेंट आपको मिल रहा है और आपका ट्रांजैक्शन भी अच्छा होगा। आपका लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे भी आप बच जाओगे, आपका लीगल जो प्रॉब्लम, लीगल जो इश्यूज़ है
वो इश्यूज आपका नहीं रहेगा, उसका भी कम हो जाएगा। सो प्लीज़ ये आप अच्छे से ध्यान से आप देखिए और इसको आप खुद इसको सोचिए कि इसको क्या करना है, आपको कितना जल्दी इस सर्विस को लेना चाहिए। सो 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन मैंने बोला, प्रॉपर्टी लिस्टिंग, टेनेंट वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। इसके बारे में बात ऑलरेडी किया है, तो ऑलरेडी ये फाइनल है। इसमें लिखा है, आपने जो यहाँ पर लिखा है स्लाइड में, मैं उसमें थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, रीड आउट करता हूँ। वेरीफाई बिफोर यू रेंट। सो बिफोर यू रेंट, किसी को अगर रेंट देना है, किसी को रेंट करना है, तो बिफोर वेरीफाई यू रेंट, प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी विथ रेट चेक। मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो ये एक सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर आप ये ऐप या सर्विसेज, ये रेट चेक जो सर्विस है, माई टेनेंट सर्विसेज, माई टेनेंट सेफ्टी, ये अगर आप लेते हो, ये प्लेटफॉर्म अगर आप चूज़ करते हो, तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रहेगा। और कोई चाहता है जो आपका इतना मेहनत करके आप जो प्रॉपर्टी बनाया है, आप जो रूम बनाया है, आपका जो मकान बनाया है, वो मकान आपका ऐसे ही ना चला जाए, ऐसे ही ना वो लिटिगेशन हो, ऐसे ही लीगल एक मतलब कॉन्सिक्वेंस में ना चला जाए। इसीलिए प्रोटेक्शन देने के लिए रेट चेक है, आपका प्रॉपर्टी को प्रॉपर प्रोटेक्शन देगा, आपके प्रॉपर्टी को हैसल फ्री रखेंगे। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी विथ रेट चेक। एंड रेट चेक आपको क्या देगा? सिंपल 4 स्टेप सॉल्यूशन देगा। एक, आपका प्रॉपर्टी को लिस्टिंग कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड, वो वेरिफिकेशन करेंगे, आप जो भी टेनेंट को आप रखना चाहते हो, टेनेंट का सारा डिटेल्स हमको अगर देंगे तो हम लोग उसका जो चेक करना है वो चेक करके आपको प्रॉपरली देंगे। एग्रीमेंट, हम लोग ऑनलाइन डिजिटल एग्रीमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें सारा क्लॉजेस, सारा एग्रीमेंट का सारा रूल्स आपको रहेगा। और जो नंबर 4 बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको एक ही डैशबोर्ड में आपका जितना भी प्रॉपर्टी है सारा डिटेल्स, उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको मिल जा रहा है। सो आपको कोई वरी नहीं होगा कि कौन सा फाइल कहाँ चला गया, कौन सा पेपर कहाँ चला गया, ये पेपर मुझे नहीं मिल रहा है, वो पेपर मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में सोचिए। और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, ये वीडियो आपके लिए है, तो आप ये शेयर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि और भी कोई क्वेश्चन है, और भी कोई क्वेरी है, तो हम लोग का टीम्स के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइंस के जो नंबर है वो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम लोग आपको और भी जानकारी देने के लिए, और भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोगों को आप मेल भी कर सकते हैं, हम मेल का आपको रिप्लाई देंगे, आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप सर्विस लेते हो तो सर्विस कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, कैसे इस प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करेंगे, उसके लिए पूरा हम लोग का टीम है जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे देगा। और ये सिंपल, बहुत सिंपल, ईजी है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास सारा कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।